हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अरदास क्लासेस। संविधान के विकास के क्रम में पिछली वीडियो में हमने जो प्रमुख अधिनियम देखे थे उसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमने देखा था। उसके अलावा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में हमने बात की थी। आज की इस वीडियो में हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पहले 1853 के एक्ट के बारे में बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति होती है। उसके बाद जो सत्ता अभी तक ब्रिटिशर्स कंपनी के जरिए भारत पर कर रहे थे वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ जाती है। तो उसके बाद कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिनियम लाए जाते हैं उनमें और उनका भारतीय संविधान पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं 1853 का एक्ट। तो 1853 के एक्ट के समय में भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने पहली ट्रेन भारत में चलाई जो बॉम्बे टू थाने चली थी 32 किलोमीटर, और उसके अलावा टेलीग्राम और पोस्टल सर्विस शुरू की गई थी। साथ ही वुड डिस्पैच के जरिए यूनिवर्सिटी एक्ट लाया गया, जिसके तहत भारत में 3 यूनिवर्सिटीज, जिसमें मद्रास सबसे पुरानी, बॉम्बे और कलकत्ता विश्वविद्यालय का गठन किया गया। उसके अलावा ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज खोला गया कि अब कोई भी सिविल सर्विसेज एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है। साथ ही 12 सदस्यीय एक लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन किया गया। यह था 1853 के एक्ट के बारे में। आगे हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति होती है, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से हम जानते हैं। वीडी सावरकर ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। यही वो डेट थी जब सभी भारतीय मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ विद्रोह कर रहे थे। हालांकि इसमें जीत अंग्रेजों की होती है, लेकिन उन्हें इस चीज का एहसास हो जाता है कि भारतीयों में एकता की कमी थी, जिस कारण से हम इन्हें जीत पाए हैं, वरना भारतीयों को जीतना इतना आसान भी नहीं है। इस चीज का एहसास उन्हें हो गया था और इस चीज से भारतीय बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे और उनका विद्रोह लगभग कंटिन्यू चल ही रहा था। फिर उसके बाद ब्रिटेन में जो महारानी बैठी हुई थी उनको एहसास हो गया था कि भारत पर अब शासन करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा विद्रोह कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। तो क्या करती हैं वो, 1858 में भारत आती है क्वीन विक्टोरिया और इलाहाबाद में वो अपना भाषण देती है, जिसको एक रिपोर्ट के नाम से जानते हैं हम। और इसमें और क्या क्या चेंजेस किए गए, वो कहती है कि भारत के गवर्नर जनरल ने आपके साथ बहुत गलत किया है, तो हम क्या करेंगे कि उस पद को ही समाप्त कर देंगे। और उसी टाइम पर 1858 के एक्ट के तहत ही भारत का जो गवर्नर जनरल का पद था उसको समाप्त किया गया और भारत के वायसराय का पद लाया गया, जिसके तहत हम देखते हैं कि भारत के जो पहले वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। साथ ही एक भारत सचिव का पद भी लाया गया, क्योंकि भारत सचिव सिर्फ नाम दिया गया था, लेकिन इसमें होता कौन था, वो अंग्रेज ही थे। तो इसके तहत देखते हैं कि भारत सचिव का पद जो लाया गया, तो वायसराय की कुछ शक्तियां भारत सचिव को भी दे दी गई। तो इसमें शक्तियों का कहीं ना कहीं बंटवारा किया गया वायसराय और भारत सचिव के बीच में। और उसके अलावा देखते हैं उन्होंने कहा कि जो कंपनी अभी तक 20 ईयर्स के गैप के साथ जो चार्टर एक्ट ला रही थी उसको भी हम खत्म कर देंगे और अब भारत शासन अधिनियम के नाम से हम लेकर आएंगे, जिसमें भारत के हितों के बारे में सोचा जाएगा। हालांकि ये सब सिर्फ बातें थी, सच्चाई दूर दूर तक मतलब कोई लेना देना नहीं था कि सच में भारतीय के बारे में सोचा जाए। और इसी एक्ट को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि मैग्ना कार्टा का मतलब ही होता है कि बहुत बड़े स्तर पर कोई घोषणा की जाती है, उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसलिए इस एक्ट को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे चलते हैं 1861 का एक्ट। 1861 के एक्ट में थोड़े परिवर्तन किए जाते हैं। जो ब्रिटिश काउंसिल थी, जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो बनाई गई थी, उसमें 3 भारतीयों को शामिल किया जाता है, जिनमें प्रमुख थे सर दिनकर राव, बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा। इनको शामिल किया जाता है। और 1833 के एक्ट में हमने देखा था कि पूरे नेशनल लेवल पर भारत में शक्तियों का जो केंद्रीयकरण किया गया था, कि सारी शक्तियां जो उस टाइम पर गवर्नर जनरल को दी गई थी, उस शक्तियों का विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। जिन जिन प्रांतों की शक्तियां ली गई थी उनको वापस दे दी गई। और साथ ही जो वायसराय को आपातकाल के दौरान, आज भी हम देखते हैं कि अध्यादेश जारी करने की पावर दी जाती है राष्ट्रपति को, उस टाइम पर वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। आगे चलते हैं 1892 का एक्ट। 1892 में हम देखते हैं
कि इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई और लेजिस्लेटिव असेंबली में जिन इंडियंस को शामिल किया गया था उनको बजट पर वो बहस और चर्चा कर सकते हैं, साथ ही वो क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं कि उनको कोई डाउट आ रहा है तो वो पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें वोट देने का अधिकार उनको नहीं दिया गया। आगे देखते हैं 1909 का एक्ट, जिसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से हम जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले उस टाइम पर भारत सचिव थे और मिंटो भारत के वाइसराय। तो इन्होंने क्या किया गया कि 1905 में जो अंग्रेजों की नीति रही थी कि फूट डालो शासन करो की नीति, उसको संवैधानिकता दी गई। यस, 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, सलीमुल्लाह और आगा खां जिसके अध्यक्ष थे, उसको अब लीगलाइज्ड किया गया कि अब मुस्लिम लीग को एक नेशनल पार्टी बनाई गई और इसमें केवल मुस्लिम्स ही है जो वोट कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम इसको ये नाम दे सकते हैं कि मुस्लिम्स कम्युनल अवार्ड दिया गया आगा खां को। उसके अलावा देखते हैं कि वाइसराय की जो काउंसिल थी, जो कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें पहले भारतीय को विधि सलाहकार के रूप में एसपी सिन्हा को शामिल किया गया और डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई। आगे हम देखते हैं 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। यस, मॉन्टेग्यू उस टाइम पर भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वाइसराय। इसमें क्या किया गया कि प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। द्वैत शासन का मतलब ही आज के उससे हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा, प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। साथ ही डायरेक्ट इलेक्शन की बात की गई और पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। और इसमें हम देखते हैं कि वोट कौन कौन दे सकते हैं, तो केवल शिक्षक, वकील और करदाता यानी कि टैक्स पेयर ही वोट कर सकते हैं। ये प्रावधान इसमें किए गए। उसके आगे हम चलते हैं 1935 का एक्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संविधान जो वर्तमान हम देखते हैं, जो 1950 में लागू किया गया था, उसमें 1935 के एक्ट से कुछ चीजें हुबहू उसमें भारतीय संविधान में ले ली गई थी। तो इस एक्ट में हम देखेंगे कौन कौन सी चीजें 1935 के एक्ट से हमारे भारतीय संविधान ने अडॉप्ट की थी। तो 1935 में पहली बार तो इंडियंस की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने संविधान सभा की पहली बार बात की थी। उसके अलावा फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो 1937 में बनकर तैयार हुआ था। और साथ ही सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं, उसकी स्थापना की गई। और जो प्रांतों में द्वैत शासन 1919 में लागू किया गया था, उसको समाप्त करके केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन लागू किया गया, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा वर्तमान स्थिति में हम देख सकते हैं। और साथ ही केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया, जिसका परिणाम है त्रिसूची प्रणाली, जिसमें केंद्र सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। समवर्ती सूची का मतलब हो गया केंद्र और राज्य दोनों को पावर्स होती है इस सूची में शामिल विषयों पर कोई भी एक्ट या कानून बनाने की। उसके अलावा 1935 के एक्ट में यही सब चीजें हम देखते हैं। आगे हम देखेंगे कि 1947 में जो माउंटबेटन योजना लाई गई थी, जिसके तहत भारत का बंटवारा किया गया था, एक बना था पाकिस्तान और एक बना था भारत। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से संविधान सभा की मांग की गई, उसके बाद अंग्रेजों ने कब उसको स्वीकार किया और कौन कौन सी बैठकें हुई उस दौरान, उन सब में हम अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।